एपिसोड 21। टीचर मयंक मिश्रा। आरव के शरीर पर भी ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स काफी अच्छी लग रही थी। आरव के चेहरे पर भी एक अलग ही तरह का तेज था। नागराजा बनने के बाद उसका स्वभाव पहले से ज्यादा शांत हो गया था। आरव जहां से जा रहा था वहां से लड़का हो या लड़की एक बार तो आरव को देख रहा था। आरव मुकुल देशपांडे और सिद्धार्थ सोनी को ढूंढते ढूंढते एक लेक्चरर की क्लास में चला जाता है। आरव को वहां पर मुकुल देशपांडे और सिद्धार्थ सोनी तो नहीं दिखाई देते, लेकिन उसे वहां पर एक जाना पहचाना चेहरा जरूर दिखाई दे जाता है। वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि स्नेहा कपूर का था। लेकिन इस बार उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज्यादा दुखी हो। हमको पता था कि वह इतनी ज्यादा दुखी क्यों है, क्योंकि उसी के कहने पर ही तो कपूर इंडस्ट्री में भूकंप आया हुआ था। आरव को इस तरह से क्लास में आता देखकर टीचर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और आरव से कहता है, तुम कौन हो और मेरी क्लास में बिना पूछे अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसी क्लास में एक लड़का आरव को अपनी क्लास में देखकर काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि वह लड़का उसी लड़कों की गैंग में से एक था जो उस दिन आरव से मिलना चाहते थे। वह लड़का अब यह देखना चाहता था कि ब्लैक कोबरा गैंग का मेंबर होने के बावजूद यह लड़का किस तरह से इस टीचर को हैंडल करेगा, क्योंकि इस टीचर के प्रिंसिपल के साथ काफी अच्छे कनेक्शन है। यह टीचर प्रिंसिपल का साला था, जिस वजह से यह टीचर पूरी यूनिवर्सिटी को अपने बाप की जगह मानता था। इसलिए कोई भी स्टूडेंट इससे पंगा नहीं लेना चाहता था। जो भी स्टूडेंट इससे जबान लड़ाता तो पहले तो यह उसे धमका था और फिर अपनी बहन की मदद ले उस स्टूडेंट का कैरियर बर्बाद कर देता था। और प्रिंसिपल को भी ना चाहते हुए भी इसकी बात माननी पड़ती थी। टीचर की तरफ देखते हुए आरव बड़ी ही शांति से कहता है, सॉरी टीचर, मैं किसी को ढूंढ रहा था और आपकी क्लास में बिना पूछे आने से माफी मांगता हूँ। आरव को अपने से माफी मांगते देख टीचर का सीना गर्व से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन वह ऐसे कैसे ही आरव को छोड़ सकता था। इसलिए वह अपने गुस्से को बढ़ाते हुए आरव से कहता है, बेटा अब यह सॉरी वोरी किसी काम की नहीं है। तुम्हें पता है तुम मयंक मिश्रा की क्लास में बिना पूछे एंटर हुए हो, इसकी सजा तो बहुत बड़ी है। तुम्हारी इस गलती की वजह से प्रिंसिपल को भी तुम्हारी कंप्लेन कर सकता हूँ। तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। तुम समझते हो कि इस पूरी दिल्ली को तुम या फिर तुम्हारा बाप चला रहा है। इस जीवन में हमेशा याद रखो कि तुमसे भी ऊपर कोई ना कोई जरूर होगा। टीचर के बदलते तेवर देखकर सभी स्टूडेंट समझ गए थे कि अब इस नए स्टूडेंट के लगने वाले हैं। आरव टीचर के बदलते तेवर को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उसने तो इतनी बड़ी गलती भी नहीं की है। हालांकि वह समझ पा रहा था कि टीचर अपना रौब जमाने के लिए उसका प्रयोग कर रहा है। और आरव को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जो किसी और को नीचा दिखाकर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करे। लेकिन आरव बिना बात की बहस नहीं चाहता था, इसलिए वह टीचर से दोबारा से उसी शांति से कहता है, देखिए मैं सच कह रहा हूं, यहाँ पर सच में किसी को ढूंढने आया हूं और मेरा आपकी क्लास को डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था। क्लास में ज्यादातर स्टूडेंट आरव टीचर मिश्रा इस लड़ाई को देख रहे थे। उन्हें इतने लड़के की क्लास लगता देखकर काफी मजा आ रहा था और वैसे भी लोग इस तरह का फ्री शो देखने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते। वहीं बहुत से स्टूडेंट आरव को इस तरह से डांट खाता देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। उनमें से ज्यादातर लड़कियां थी। तभी एक लड़की अपने बगल में बैठी स्नेहा कपूर को कोहनी मारते हुए कहती है, देख यार स्नेहा, यह लड़का हमने कहीं पर जरूर देखा है, याद नहीं आ रहा कहां पर, लेकिन देखा जरूर है। तभी एक दूसरी लड़की कुछ सोचते हुए अचानक से बोलते हुए कहती है, अरे हाँ याद आ गया, यह तो वही लड़का है ना जो उस दिन पार्क में तुम्हारे कान में कुछ कर रहा था। जिस पर मैं पहले वाली लड़की कहती है, हाँ याद आ गया, यह तो वही है ना जिसने साहिल गर्ग को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। तभी दूसरे वाली लड़की कहती है, अरे हाँ यार, मैंने भी सुना है, 2-3 दिन से साहिल गर्ग यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा। जिस पर तीसरी लड़की कहती है, मैंने तो यहां तक भी सुना है कि उसके पापा ने उसे घर से बाहर ना निकलने की खास हिदायत दी है। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? उसे पता था उसकी बात सुन बाकी की दोनों लड़कियां भी उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। वे दोनों लड़कियां तुरंत उससे पूछती है, हाँ बताना ऐसा क्यों हुआ? अब तो स्नेहा कपूर भी उस तीसरी लड़की की बातों को ध्यान से सुन रही थी, जिस पर वह तीसरी लड़की आगे बताते हुए कहती है, मुझे यह पूरी तरह से तो नहीं पता उसने क्या किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसने किसी बहुत बड़े इंसान को नाराज कर दिया था, जिस वजह से उसके पिता को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। वे सभी लड़कियां आपस में इस बारे में बात कर रही थी कि तभी उनकी बातों को चीरते हुए टीचर मिश्रा की आवाज सुनाई देती है, बदतमीज लड़के, अगर तुम्हें थोड़ी शर्म होती तो अब तक तुम मेरे पैरों में गिरकर माफी मांग लेते, यूं मुझसे जबान नहीं लड़ाते। अब मैं बताता हूं तुम्हें मयंक टीचर मिश्रा इस यूनिवर्सिटी में क्या चीज है। सभी स्टूडेंट टीचर मिश्रा के रुतबे और ताकत के बारे में जानते थे, इसलिए उन्हें इतना गुस्सा में देखकर अब उन्हें पता चल गया था कि यह लड़का अब ज्यादा दिनों तक यूनिवर्सिटी में नहीं रहने वाला है। और वैसे भी टीचर मयंक मिश्रा को इतना गुस्से में देखकर सभी स्टूडेंट काफी डर गए थे। भले ही उस क्लास में ज्यादातर लड़के अमीर बाप की औलाद हो, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के साथ आमने सामने की लड़ाई मोल नहीं ले सकता था। और उन्हें यह भी पता था कि टीचर मयंक मिश्रा प्रिंसिपल का साला है। लेकिन इस बार के टीचर मयंक मिश्रा के शब्दों ने आरव के धैर्य और सब्र का बांध तोड़ दिया था।
अब आरव टीचर मयंक मिश्रा को सबक सिखाने के लिए आप अपने मूड में आ गया था। अब तक तो वह उसके एक शिक्षक होने की इज्जत कर रहा था, लेकिन जब सामने वाला ही अपने शिक्षक होने का गलत फायदा उठा रहा है तो आरव को तो उसे जवाब देना ही पड़ेगा। जिस वजह से अब आरव अपने कदम आगे बढ़ाते हुए टीचर मयंक मिश्रा की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। वही सभी स्टूडेंट आरव को टीचर मयंक मिश्रा की तरफ आगे बढ़ता देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई स्टूडेंट इस तरह का कार्य भी कर सकता है। Episode 22. उनके सीनियर्स ने उन्हें बताया था कि जैसे पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, उसी तरह यूनिवर्सिटी में रहकर टीचर मयंक मिश्रा से बैर नहीं करना। और आज वह सभी स्टूडेंट आज एक ऐसे लड़के को देखेंगे जो शेर के मुंह में खुद सिर डालने वाला है। लेकिन कुछ स्टूडेंट आरव की इस बहादुरी को देख काफी ज्यादा खुश थे। वही टीचर मयंक मिश्रा ने भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि आरव इस तरह का कोई कदम उठाएगा। वही टीचर मयंक मिश्रा आरव के इस कदम उठाने से अभी तक सदमे में ही थे और अब तक आरव उनके काफी करीब आ गया था। आरव बड़ी ही धीमी आवाज में टीचर मयंक मिश्रा से कहता है, आप अपनी औकात से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। अब तक जो बातें आप मुझे बोल रहे थे शायद आप उन्हीं बातों को भूल गए। हमेशा कोई ना कोई आपसे ऊपर जरूर होगा। आप तो सिर्फ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को ही जानते हैं। लेकिन आपने यह सोचा इस नए लड़के का एडमिशन यूनिवर्सिटी के बीच के सेशन में कैसे हो गया? आप जो इस छोटी सी ताकत पर इतना घमंड कर रहे हैं ना, ताकत एक छोटा सा नमूना मैं भी दिखाना चाहूंगा आपको। आरव की बात सुन टीचर मयंक मिश्रा काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। इस समय उनकी आंखों में हल्का हल्का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। सामने वाला जानता था कि वह यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल का साला है, लेकिन फिर भी वह उससे नहीं डर रहा है। इसका मतलब जरूर इसके पास कोई ना कोई ताकत जरूर होगी, लेकिन वह अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं दिखाना चाहता था। टीचर मयंक मिश्रा भी बड़ी ही धीमी आवाज में लेकिन गंभीरता से आरव से पूछता है, आखिर तुम हो कौन? टीचर मयंक मिश्रा की बात सुन आरव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है और वह टीचर मयंक मिश्रा से उसी ही गंभीरता से कहता है, आपकी इतनी औकात नहीं है जो आप मेरे बारे में कुछ जाने। आरव के इस जवाब ने टीचर मयंक मिश्रा को अंदर तक हिला दिया था, लेकिन तभी वह सोचते हैं कि सामने वाला शायद इस तरह की कोई पहचान ही नहीं रखता। अगर वह इतना ताकतवर होता तो खुलकर अपना नाम बताता। इसी सोच ने टीचर मयंक मिश्रा को थोड़ा रिलैक्स महसूस कराया था। टीचर मयंक मिश्रा और आरव की इन बातों को कोई भी स्टूडेंट नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि वह बड़ी ही धीमी धीमी बातें कर रहे थे। लेकिन इस बार टीचर मयंक मिश्रा अपनी पूरी चोर में आकर जोर से चिल्लाते हुए आरव से कहते हैं, बच्चे तूने शेर के मुंह में हाथ डालकर काफी बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुझे बताता हूं कि मैं कौन हूं। अचानक से टीचर मयंक मिश्रा के इतनी जोर से चिल्लाने की वजह से सभी स्टूडेंट डर गए थे। लेकिन टीचर मयंक मिश्रा अपनी बातों में मिर्च मसाला लगाते हुए आगे कहते हैं, तुम एक सच्चे और ईमानदार टीचर को रिश्वत देकर इस मामले को शांत कराने के बारे में सोचते हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब तो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से बाहर जरूर निकलवा कर रहूंगा। सभी स्टूडेंट टीचर मयंक मिश्रा की इस बात को सुन काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें पता था कि सामने वाले ने उन्हें ऐसी कोई भी बात नहीं कही होगी, लेकिन यह टीचर मयंक मिश्रा का पुराना पैंतरा है जिससे उन्होंने कई स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से बाहर करवाया है और सभी स्टूडेंट उनके इस पैंतरे को बखूबी जानते हैं। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि यह लड़का यूनिवर्सिटी से बाहर जरूर निकलेगा। इसी वजह से अब पूरी क्लास को आरव पर दया आ रही थी। लेकिन टीचर मयंक मिश्रा की इस बात को सुन आरव के गुस्से की सीमा टूट जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई टीचर इतना नीच कैसे हो सकता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इसने इस पैंतरे का इस्तेमाल करना जाने कितने स्टूडेंट के करियर को बर्बाद किया होगा। आरव अब आगे ना आओ देखता है ना ताओ और टीचर मयंक मिश्रा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देता है। उसे थप्पड़ की गूंज इतनी ज्यादा थी कि उस एक थप्पड़ में ही पूरी क्लास शांत हो गई थी। आरव के एक थप्पड़ से ही टीचर मयंक मिश्रा जमीन पर गिर जाते हैं। पूरी क्लास यह दृश्य देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान टीचर मयंक मिश्रा पर हाथ भी उठा सकता है। लेकिन इस भी स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट ऐसा था जिसको यह दृश्य इतना ज्यादा भयानक नहीं लग रहा था, लेकिन वह इस समय काफी ज्यादा डरा हुआ था। यह वही लड़का था जो आरव को अब तक नोटिस कर रहा था। अब उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि सामने वाला जरूर ब्लैक कोबरा गैंग का कोई मेंबर है। वह लड़का यही सोचकर डर रहा था कि अब टीचर मयंक मिश्रा के साथ आगे क्या होगा, क्योंकि ब्लैक कोबरा गैंग अपने दुश्मनों से काफी खतरनाक तरीके से बदला लेती है। वही टीचर मयंक मिश्रा भी फर्श पर गिरे काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई स्टूडेंट उन्हें थप्पड़ भी मार सकता है। इस समय गुस्से में उनका चेहरा एकदम लाल हो रहा था। वह उठकर आरव के ऊपर चिल्लाते उससे पहले ही आरव उनके पास आता है और उनकी कॉलर पकड़कर उन्हें ऊपर उठाता है और टीचर मयंक मिश्रा की तरफ देखते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहता है, मैं तुम्हारी इज्जत अब तक इसीलिए कर रहा था क्योंकि तुम एक टीचर हो, लेकिन तुम्हारे किरदार को देखकर मैं समझ गया हूं कि तुम कभी भी टीचर नहीं बन सकते। यहाँ पर टीचर में तुम अपने जीजा की सिफारिश से ही बने होगे। अब तक तो तुमने बहुत से स्टूडेंट्स का कैरियर बर्बाद किया होगा, लेकिन इस बार तुमने किसी गलत इंसान पर हाथ डाल लिया। अपने स्टूडेंट्स को जो शिक्षा देते हैं वह शिक्षक खुद ही अपने शिक्षा को भूल जाते हैं। उन्हें दोबारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तुम्हारे यह पैंतरे दूसरे बच्चों पर काम आए होंगे।
पर यह मुझ पर काम नहीं आएंगे। अब मैं बताता हूं तुम्हें शिक्षक महोदय कैसे क्या होता है। इतना कह आरव टीचर मयंक मिश्रा के दूसरे गाल पर भी एक जोरदार तमाचा मार देता है। हालांकि आरव की आंखों में गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए वह बिना कुछ सोचे टीचर मयंक मिश्रा का सिर पकड़ता है और दीवार में दे मारता है। जैसे ही टीचर मयंक मिश्रा का सिर दीवार में लगता है तो उनका सर फट जाता है और उससे खून बहने लग जाता है। सभी स्टूडेंट्स दृश्य को देख काफी ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आज टीचर मयंक मिश्रा किसी एक ऐसे लड़के को उकसा देंगे जो उन्हें जान से मारने से भी पीछे नहीं हटने वाला है। इस बात की खबर पहले ही प्रिंसिपल तक पहुंच गई थी, इसलिए प्रिंसिपल खुद टीचर मयंक मिश्रा को समझाने के लिए आ रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल अपने साले यानी टीचर मयंक मिश्रा के सिर से खून निकलता देखता है तो वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वह देख रहे थे कि एक लड़का बड़ी बेरहमी से अभी भी टीचर मयंक मिश्रा को थप्पड़ मार रहा था। हालांकि उन्हें पता था कि कभी ना कभी उनका साला किसी बड़े इंसान को नाराज करने वाला है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह के अंजाम के बारे में नहीं सोचा था। अपने साले की ऐसी हालत देख प्रिंसिपल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। प्रिंसिपल का चेहरा गुस्से में एकदम लाल हो गया था। सभी स्टूडेंट प्रिंसिपल को क्लास में देख एकदम चुप हो जाते हैं। कुछ देर बाद ही वहां पर एक पुलिस की टीम आती है। प्रिंसिपल उसी को काफी अच्छे से जानते थे। उनका नाम मुकेश था। प्रिंसिपल नारायण शर्मा तुरंत एसआई मुकेश से कहते हैं, एसआई साहब जल्दी जाइए और मेरे साले को बचाए, वरना यह लड़का मेरे साले को जान से मार देगा। प्रिंसिपल नारायण शर्मा की बात सुनसी मुकेश तुरंत आरव के पास जाते हैं। उनकी पूरी टीम भी उनके साथ थी। उनकी पूरी टीम टीचर मयंक मिश्रा को बचाने के लिए आरव से दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे करके वे दोनों को अलग कर देते हैं। अब आरव का गुस्सा भी थोड़ा थोड़ा शांत हो गया था। उसे भी समझ में आता है कि आखिर उसने गुस्से में क्या कर दिया। एसआई मुकेश आरव से पूछते हैं, लड़के तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर आरव भी एसआई मुकेश के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मेरा नाम आरव है। एसआई मुकेश आगे कहते हैं, देखो तुमने एक टीचर पर हाथ उठाया है, उसके लिए तो तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। एसआई मुकेश ने अभी इतना ही कहा था कि अगले ही पल एक कांस्टेबल ने आरव के हाथ में हथकड़ी पहना दी थी। आरव भी यहाँ पर कोई हंगामा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने भी चुपचाप हथकड़ी पहन ली। फिर एसआई मुकेश प्रिंसिपल नारायण शर्मा के पास आते हुए उनसे कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साले को इंसाफ जरूर दिलवा कर रहेंगे। इतना कहने के बाद वे आरव को लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। आरव बिना कुछ बोले उनके साथ चुपचाप पुलिस स्टेशन चला जाता है। आरव को चुपचाप उनकी सारी बात मानते देखकर इंस्पेक्टर मुकेश काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वह ना चाहते हुए भी आरव से पूछ ही पड़ते हैं, तुम्हारे स्वभाव को देखकर तो ऐसा नहीं लगता तुम इतने ज्यादा गुस्सैल व्यक्ति होगी। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे कि तुमने टीचर मयंक मिश्रा के ऊपर हाथ क्यों उठाया? इंस्पेक्टर की बात सुन आरव एक गहरी सांस लेता है और इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए गंभीरता से कहता है, उसको टीचर मत बोलो, वह टीचर होने के लायक नहीं है। उसने ना जाने कितने बच्चों का कैरियर खाया है और वही वह आज मेरे साथ भी करना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझे झूठे आरोप में फंसाकर मुझे यूनिवर्सिटी से निकलवाने की धमकी दी। उसकी धमकी सुन मैंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, बस इतना कह आरव चुप हो जाता है। आरव की सारी बात सुन इंस्पेक्टर मुकेश आरव से कहते हैं, देखो मुझे भी पता है वह किस तरह का इंसान है, लेकिन हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। और जिन जिन बच्चों का उसने कैरियर बर्बाद किया है वह सभी बच्चे उसकी ताकत देखकर काफी ज्यादा डर गए हैं, जिस वजह से कोई भी उसके खिलाफ गवाही नहीं देना चाहता। मुझे तुम्हें कुछ अलग दिखाई दे रहा है, क्या तुम टीचर मयंक मिश्रा के खिलाफ गवाही दे दोगे ताकि हम उसे सजा दिला सके? इंस्पेक्टर की बात सुन आरव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन वह इंस्पेक्टर से कुछ नहीं कहता, बस अपनी जेब से फोन निकाल लेता है और किसी को फोन मिलाने लगता है। आरव के इस तरह के व्यवहार से इंस्पेक्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। आरव ने कॉल सीधा अपने बड़े भाई कार्तिक को मिलाई थी। सामने से जैसे ही कॉल उठती है तो आरव अपने बड़े भाई को सारी घटना के बारे में बता देता है। कार्तिक आरव की सारी बात सुन आरव से कहता है, तू चिंता मत कर, मैं अभी 5 मिनट में पुलिस स्टेशन पर ही पहुंच रहा हूं। जिस पर आरव कहता है, ठीक है, और इतना वह कॉल को काट देता है। जब पुलिस आरव को पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे तभी वहां पर ब्लैक कोबरा गैंग का एक मेंबर आ जाता है और वह रुद्र को गाड़ी की चाबी देकर तुरंत पूरी ब्लैक कोबरा गैंग को सूचित करता है। जैसे ही पूरी ब्लैक कोबरा गैंग को यह पता चला कि छोटे मास्टर को पुलिस उठाकर ले गई है तो पूरी दिल्ली में अचानक से ब्लैक कोबरा गैंग एक्टिव हो गई थी, जिस वजह से पूरी दिल्ली में दहशत का माहौल बन गया था। ब्लैक कोबरा गैंग के बड़े बड़े जाने माने आदमी अपने अपने कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिस वजह से इंस्पेक्टर के पास बड़े बड़े ऑफिसर की कॉल आने लग जाती है। इंस्पेक्टर मुकेश इस बात से काफी ज्यादा हैरान थे कि इस लड़के के एक बार फोन मिलाने से ही इतने बड़े बड़े ऑफिसर का उसके पास फोन आने लग गया था। वह इंस्पेक्टर इस समय अपना सिर कर अपनी कुर्सी पर बैठा था, तभी दोबारा से एक बार और उसका फोन बजता है। वह जैसे ही यह देखता है कि फोन की कॉलर आईडी पर कोई भी नाम नहीं है तो वह काफी ज्यादा हैरान हो गया था। Episode 23. वे तुरंत फोन उठाते हुए कॉल रिसीव करते हैं। जैसे ही कॉल रिसीव होती है
दूसरी तरफ से गुस्से में एक भारी आवाज सुनाई देती है। इंस्पेक्टर मुकेश, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं? तुम युवराज आरव को कैसे अरेस्ट कर सकते हो? उस इंसान की बात सुने इंस्पेक्टर मुकेश काफी गुस्से में आते हुए उससे कहता है, आखिर तुम हो कौन जो मुझ पर इस तरह से चिल्ला रहे हो? तभी सामने से इंस्पेक्टर के सवाल का जवाब देते हुए वह इंसान कहता है, मैं होम मिनिस्टर बोल रहा हूं। इस बात को सुन इंस्पेक्टर मुकेश का हाथ कांपने लग जाता है। इंस्पेक्टर मुकेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस लड़के के सपोर्ट में खुद होम मिनिस्टर आ जाएंगे। लेकिन तभी इंस्पेक्टर मुकेश को होम मिनिस्टर की एक बात याद आती है जो उन्होंने अभी अभी कही थी, युवराज आरव। सब इंस्पेक्टर मुकेश की बुद्धि दौड़ना शुरू कर देती है। तभी उसे याद आता है कि उसने यह नाम कहीं ना कहीं सुना है। तभी उसे याद आता है कि थोड़े दिन पहले ही उसने मीडिया के जरिए इस नाम को सुना था। थोड़ी देर बाद और सोचने के बाद उसे याद आ जाता है कि उसने यह नाम सिंह परिवार के युवराज का सुना है। जैसे उसे यह बात याद आती है तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है। लेकिन तभी पुलिस स्टेशन के बाहर 7-8 गाड़ियों का एक काफिला आकर रुकता है। सभी गाड़ियों में से काले रंग का सूट बूट पहने कई बॉडीगार्ड नीचे उतरते हैं। उनमें से एक बॉडीगार्ड बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खोलता है। उसके अंदर से रॉयल ब्लू कलर का सूट पहने एक इंसान बाहर निकलता है। यह इंसान और कोई नहीं बल्कि कार्तिक सिंह था। वह अपने बॉडीगार्ड के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। कार्तिक सिंह को पुलिस स्टेशन के अंदर देख सभी इंसान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको पता था कि कार्तिक सिंह कौन है। कार्तिक सिंह तुरंत इंस्पेक्टर के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उससे कहता है, इंस्पेक्टर, काफी बड़ा जिगरा है तेरा जो तू सिंह परिवार के युवराज को पर अपना हाथ डाल रहा है। क्या तुझे सच में लगता है तू एक मामूली सा इंस्पेक्टर होकर युवराज के ऊपर अपना हाथ डाल सके? मेरा छोटा भाई अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता, वरना वह तुझे थप्पड़ भी मार देना तो भी तू उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कार्तिक सिंह की बात सुन इंस्पेक्टर का पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। इंस्पेक्टर को भी पता था कि कार्तिक सिंह इस देश का सबसे अमीर आदमी है। उसके सामने उसके जैसे इंस्पेक्टर किसी चींटी के बराबर है। और उसने तो सिंह परिवार के युवराज पर अपना हाथ डाला है, जो लगभग पूरी सत्ता को चलाता है। इंस्पेक्टर को भी पता था कि सिंह परिवार के सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स मिलिट्री में भी काफी अच्छे संबंध है। देश के सिर्फ कुछ मुख्य लोग ही सिंह परिवार के युवराज आरव सिंह की असली पहचान को जानते हैं, और इनमें से एक गृह मंत्री भी शामिल है। कार्तिक, इतना कह आपने एक बॉडीगार्ड को आपसे इशारा कर देता है। कार्तिक सिंह ने इशारा किया था कि वह एप्स के छोटे भाई को जेल बाहर निकाले। कार्तिक सिंह का ऑर्डर मिलने के तुरंत बाद एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ता है और जेल के दरवाजे के ताले को तोड़ देता है। वही इंस्पेक्टर भी उस बॉडीगार्ड को हाथ से ताला तोड़ते देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। अब उस इंस्पेक्टर को भी पता चल गया था कि सिंह परिवार आखिर इतना ज्यादा ताकतवर किस तरह से कहलाता है। वह बॉडीगार्ड जैसे ही ताला तोड़कर गेट खोलने वाला होता है, तभी बाहर एक और गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। यह गाड़ी एक काले रंग की रेंज रोवर थी। उस गाड़ी के अंदर से रुद्र निकलता है और पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। रुद्रकांत राते देख सभी पुलिस वाले सोच रहे थे कि आखिर यह इंसान कौन है, लेकिन रुद्र किसी पर भी अपना ध्यान नहीं देता। वह सीधा इंस्पेक्टर के पास जाता है और उसकी आंखों में अजीब तरह से घूरते हुए उससे पूछता है, नागराजा कहां पर है? वहां पर मौजूद सभी लोगों को रुद्र की आवाज में एक अलग तरह का कंपन महसूस होता है। रुद्र इस समय काफी ज्यादा गुस्से में था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके नागराजा को कोई ऐसे ही बंदी बनाकर कैसे लेकर जा सकता है। वह अपने नागराजा को बचाने के लिए अपनी जान तक भी देने को तैयार था। इसलिए वह तुरंत इधर उधर आरव को देखता है। फिर जैसे ही उसकी नजर आरव पर पड़ती है तो वह बिना देर किए सीधा आरव की तरफ जाता है। उसने यह भी नहीं देखा था कि बॉडीगार्ड ने दरवाजा खोल दिया है। वह तुरंत सलाखों के पास जाता है और सलाखों को पकड़कर उन्हें चौड़ा कर देता है। उनके बीच अब इतना गैप हो गया था कि कोई भी इंसान उन सलाखों के बीच में जेल के अंदर बाहर जा सकता है। भले ही रुद्र वासुकी नागवंश में सबसे कमजोर था, लेकिन उसकी यही कमजोर ताकत भी बाहरी दुनिया के लोगों के दिलों में उसके लिए डर पैदा करने के लिए काफी थी। वही कार्तिक सिंह भी इस इंसान की इस तरह की ताकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वही इंस्पेक्टर और बाकी के पुलिस वालों के शरीर पूरा पसीने में भीग चुका था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर कोई इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। अब उन्हें सिंह परिवार के लोगों से ही काफी डर लगने लग गया था। वही रुद्र तुरंत आरव के पास जाकर अपने एक घुटने पर बैठकर उसके सामने सिर झुकाते हुए कहता है, नागराजा मुझे माफ करना, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया। भले ही अब आप मुझे प्रशिक्षण देने वाले हैं, लेकिन आपकी सेवा और रक्षा करना मेरा कर्तव्य और धर्म है। लेकिन आज मैं मेरे कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाया, उसके लिए कृपया मुझे माफ करे। Episode 24. वही सभी लोग रुद्र को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई नमूना देख लिया हो। जो इंसान जेल की सलाखों तक भी मोड़ सकता है, वह एक पतले दुबले इंसान के सामने घुटने टेक कर बैठा हुआ है। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह पतला दुबला इंसान कितनी ताकत रखता है। इस इंसान का एक फैसला पूरे देश को प्रभावित कर सकता है। रुद्र की बात सुन आरव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और आरव कहता है, तुम्हें अपने आप को दोषी मानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं ना चाहूं तो यहाँ पर कोई भी मुझे छू तक भी नहीं सकता। क्या तुम्हें यह नहीं पता
कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। खैर छोड़ो, लेकिन आगे से जो मैं कहूंगा तुम्हें वह कार्य करना होगा। आरव की बात सुन रुद्र एक गहरी सांस लेता है और अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है, जी नागराजा। इतना कह आरव रुद्र के साथ सलाखों से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद आरव इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए, अब आप जाकर मयंक मिश्रा को पकड़ सकते हैं। अब मैं भी देखता हूँ उसे बचाने वाला कौन है। आरव की बात सुन इंस्पेक्टर हड़बड़ाते हुए कहता है, जी जी सर। इंस्पेक्टर से बात करने के बाद आरव मुस्कुराते हुए अपने बड़े भैया की तरफ देखता है और उनसे पूछता है, भैया क्या हुआ? मैंने तो कभी भी आपको इतना गुस्से में नहीं देखा। जिस पर कार्तिक कहता है, छोटे तुझे पता है ना, हम कितने सालों बाद मिले हैं और मैं तुझ पर एक खरोच भी नहीं आने देना चाहता। अपने भैया की बात सुन आरव आगे कहता है, भैया आप चिंता मत कीजिए, आपका छोटा भाई बहुत ही काबिल है। आपको इन छोटे छोटे मामलों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और आपको मेरे लिए इतना परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है। मेरे बॉडीगार्ड की ताकत तो देख ली होगी आपने। आरव की बात सुन कार्तिक की नजर रुद्र पर चली जाती है। कार्तिक रुद्र को देखते हुए आरव से पूछता है, छोटे आखिर तुझे इतना भयानक बॉडीगार्ड कहां से मिला? अपने भैया की बात सुन आरव मुस्कुराते हुए उससे कहता है, बहुत मुश्किल से ढूंढ कर निकाला है इसे। वैसे इसकी एक और बात बताऊं? जिस पर कार्तिक कहता है, हाँ बताना। आप अपने साथ जो 30 से 40 बॉडीगार्ड लेकर आए हैं ना, यह इन सभी को हराने में अकेला ही सक्षम है। यह कहते वक्त आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। फिर आरव अपने भाई के कान में आगे कहता है, आप मेरे लिए चिंता मत करना, यह मेरे लिए काफी वफादार है। और जाते वक्त दादाजी ने मुझे ऐसे बहुत से इंसानों के बारे में बताया था जो सिंह परिवार के लिए काफी ईमानदार है। वे सभी छिपकर रह रहे हैं। उनकी ताकत का अंडरवर्ल्ड में बोलबाला चलता है, लेकिन मैं एक साथ उन सारी ताकतों को बाहर नहीं निकालना चाहता और यह लड़का भी उन्हीं ताकतों में से एक है। अब तो आप समझ गए होंगे कि इस पर इतना विश्वास क्यों कर रहा हूं। कार्तिक ने जब से सिंह परिवार का बिजनेस संभाला था तब उसे पता चला था कि अंडरवर्ल्ड की ताकत की दुनिया में बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जिन्हें आम नहीं माना जाता। और तब उसे यह भी पता चला था कि सिंह परिवार के पास भी ऐसी बहुत सी ताकतें थी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जब उसके परिवार पर इतना बड़ा खतरा था तो उसके दादाजी ने इन ताकतों को बाहर आने के लिए क्यों नहीं कहा। और अब आरव के मुंह से भी इन ताकतों के बारे में सुनने के बाद उसे पूरा यकीन हो गया था कि अब कोई भी आरव के साथ किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता। थोड़ी देर और बात करने के बाद कार्तिक अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से चला जाता है। उसके बाद आरव भी रुद्र के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है, लेकिन फिर पलटते हुए इंस्पेक्टर मुकेश से कहता है, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में चलेंगे या फिर अकेले आना चाहोगे? आरव की बात सुने इंस्पेक्टर मुकेश तुरंत हड़बड़ाते हुए अपने कांस्टेबल के साथ आरव के पीछे पीछे चलने लग जाता है। रुद्र की सीखने की क्षमता आम लोगों की तुलना से काफी तेज थी, जिस वजह से उसने एक ही दिन में गाड़ी चलाना सीख लिया था। रुद्र आरव के लिए गाड़ी का फ्रंट गेट खोलता है। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद आरव रुद्र को BMW के शोरूम की तरफ लेने को कहता है। आरव की बात सुनने के बाद भी रुद्र गाड़ी में बिल्कुल शांत बैठा रहता है। रुद्र को शांत बैठा देखकर आरव समझ गया था कि क्या माजरा है, इसलिए वह अपनी आंखें बंद करता है और अपने माथे को रुद्र के माथे से टिका देता है, जिस वजह से यहाँ की भाषा और पृथ्वीलोक की सारी जानकारी रुद्र के दिमाग में जाने लग जाती है। कुछ देर में रुद्र को पृथ्वीलोक के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। रुद्र गाड़ी को स्टार्ट करके तुरंत BMW के शोरूम की तरफ मोड़ देता है। तकरीबन 15 मिनट के बाद उनकी गाड़ी शोरूम के सामने पहुंच जाती है। उनके पीछे पीछे पुलिस वालों की भी गाड़ी थी। शोरूम पर पहुंचने से पहले ही आरव ने मोनू को फोन मिलाकर कह दिया था किसी को BMW के शोरूम के पास गाड़ी ले जाने के लिए भेज दे। जब तक उनकी गाड़ी पहुंची तब तक एक इंसान शोरूम के बाहर पहले ही आ चुका था। गाड़ी से उतरने के बाद रुद्र उस इंसान को गाड़ी की चाबी देकर आरव के साथ शोरूम के अंदर चला जाता है। जतिन को पता था कि इस गाड़ी के ऊपर भी ब्लैक कोबरा गैंग का स्टिकर है और वह इस गाड़ी को ले जाकर पूरी यूनिवर्सिटी को डराना नहीं चाहता था, इसलिए आरव ने मोनू को फोन मिलाया था। उनके साथ साथ सभी पुलिस वाले भी अंदर आ जाते हैं। उन्हें पता था कि आरव सिंह परिवार का युवराज है, इसलिए वे सेफ्टी के लिए आरव के साथ शोरूम में आ जाते हैं। वही अचानक से 2 व्यक्ति और पुलिस वालों को शोरूम में आता देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यह कौन है, लेकिन यह खबर तुरंत मैनेजर तक पहुंच जाती है। जैसे ही मैनेजर को पता चलता है कि पुलिस वालों के साथ 2 इंसान शोरूम में आए हैं, तो वह तुरंत बाहर निकलकर इंस्पेक्टर से जाकर मिलता है और उनसे पूछता है, हेलो सर, मैं इस शोरूम का मैनेजर हूं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? मैनेजर की बात सुन इंस्पेक्टर मुकेश कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, तो इनके साथ आया हूं। इतना कह इंस्पेक्टर आरव और रुद्र की तरफ इशारा कर देता है। Episode 25. आरव और रुद्र के कपड़े देखकर मैनेजर को वे दोनों आम इंसान लगते हैं। उनके साथ पुलिस को देखकर मैनेजर थोड़ा घबरा जाता है। वह सोच रहा था शायद यह कोई चोर या डकैत है, इसलिए मैनेजर तुरंत इंस्पेक्टर से बड़ी ही धीमी आवाज में पूछता है, इंस्पेक्टर साहब क्या ये कोई मुजरिम है? भले ही मैनेजर ने बहुत धीमी आवाज में इंस्पेक्टर से पूछा था, लेकिन आरव और रुद्र के कान काफी शार्प थे।
जिस वजह से उन्हें उसकी आवाज सुन जाती है। आरव तो उस मैनेजर से कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे ही रुद्र उस मैनेजर से कुछ कहने के लिए मुड़ता है, आरव उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। रुद्र भी अपने गुस्से को शांत करता है। उस मैनेजर की बात सुन इंस्पेक्टर काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। वह धीरे से अपनी आंख के कोने से रुद्र और आरव को देखता है, लेकिन जब उन्हें शांत देखता है तो इंस्पेक्टर मुकेश राहत की सांस लेते हैं और उस मैनेजर की तरफ देखते हुए इंस्पेक्टर मुकेश बड़ी ही धीमी आवाज में और गंभीरता से कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? किसी इंसान को सीधे साधे भेष में देखकर तुम उसे चोर चक्के समझते हो क्या? तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है जो तुम सामने वाले की पहचान जान सको। अगर तुमने एक शब्द और सामने वाले के बारे में गलत बोला तुम्हें उठाकर जेल में फेंक दूंगा। इंस्पेक्टर की बात सुन आरव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। आरव और रुद्र बिना देर किए शोरूम के अंदर जाने लगते हैं। इंस्पेक्टर की डेट खाने के बाद मैनेजर तुरंत चुप हो जाता है और वह जल्दी से आरव के पास आकर उससे पूछता है, सर मे आई हेल्प यू? मैनेजर की बात सुन आरव उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कोई अच्छी सी एसयूवी दिखाइए। आरव की बात सुन मैनेजर तुरंत उन दोनों को उस दिशा में लेकर जाता है जहां पर BMW की सभी एसयूवी खड़ी थी। मैनेजर सबसे पहले आरव को BMW X1 दिखाता है। इस गाड़ी को दिखाते हुए मैनेजर आरव को बताता है, सर यह गाड़ी आपको ऑन रोड 55 लाख की पड़ेगी। सर इसमें 1499 सीसी का इंजन भी लगा हुआ है। इसमें आपको हर कलर मिल जाएगा। सर हमारे पास BMW X3 भी है जो आपको ऑन रोड 1 करोड़ 4 लाख की पड़ेगी। इसमें 1995 सीसी इंजन डिस्प्लेसमेंट है। फिर सर इसके बाद हमारे पास आती है X5। इसका इंजन बाकी दोनों गाड़ियों से पावरफुल है। इसका इंजन डिस्प्लेसमेंट 2998 सीसी है। यह ऑन रोड आपको 1.28 करोड़ की पड़ेगी। और सर इस सीरीज में हमारे पास सबसे टॉप मॉडल X7 भी है जो आपको 1.5 करोड़ की पड़ेगी। इसका इंजन भी X5 के जितना पावरफुल है। और सर हमारे पास कल ही एक नया टॉप मॉडल आया है जिसका नाम BMW X1 है। इसकी प्राइस आपको 3.10 करोड़ पड़ेगी। इसका इंजन सभी गाड़ियों से ज्यादा पावरफुल है। इसका इंजन डिस्प्लेसमेंट 4395 सीसी है। सर यह पूरी गाड़ी ऑटोमेटिक है। इस गाड़ी को आप पेट्रोल के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी से भी चला सकते हैं, जिस वजह से इस गाड़ी को हाइब्रिड भी कहा जाता है। इसमें आपको लेटेस्ट सनरूफ मिलेगी, 6 एयरबैग्स मिलेंगे। यह 800 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसकी आपको 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलती है, जिस वजह से आपकी गाड़ी मैक्सिमम कहीं पर भी नहीं अटकेगी। आरव ने पहले ही इस गाड़ी के बारे में बुकलेट में पहले ही पढ़ लिया था, जिसके बाद वह इसी गाड़ी को लेना चाहता था। यह गाड़ी उसके लिए एकदम परफेक्ट थी। आरव बिना देर के मैनेजर की तरफ देखते हुए कहता है, मैं इस गाड़ी को लेना चाहता हूं। आप जल्द से जल्द फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए। आरव के मुंह से गाड़ी खरीदने की बात सुन मैनेजर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन वह खुद ही तेजी से दौड़ते हुए सभी फॉर्मेलिटी पूरी करने लग जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कोई इतनी महंगी गाड़ी को ऐसे ही चलते फिरते कैसे खरीद सकता है। लेकिन इस वक्त मैनेजर के चेहरे पर काफी अच्छी मुस्कान थी। जब तक मैनेजर सभी फॉर्मेलिटी पूरी करता तब तक उसने आरव, रुद्र और बाकी के पुलिस वालों को एक केबिन में बिठाकर अच्छा सा लंच करवाया था। लंच करने के बाद मैनेजर आरव के कुछ जगहों पर साइन करवाता है और गाड़ी उसके नाम हो जाती है। फिर आरव अपनी जेब से हरे रंग का एक कार्ड निकालकर मैनेजर को देता है। मैनेजर जैसे ही उस हरे रंग के कार्ड को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह इस समय अपने आप को काफी ज्यादा खुशनसीब समझा रहा था कि उसके शोरूम पर आज इतना अमीर आदमी आया है जो उसके पूरे शोरूम तक को खरीदने की औकात रखता है। अब मैनेजर समझ गया था कि सामने वाला जरूर कोई पावरफुल इंसान है। पहले तो उसे आरव की 21 से 22 साल की उम्र को देखकर उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब उसके पास ग्रीन सुप्रीम कार्ड देखकर मैनेजर समझ गया था कि यह कोई आम इंसान नहीं हो सकता। मैनेजर जैसे ही कार्ड को लेकर ध्यान से उस पर ओनर का नाम देखता है तो उसका पूरा शरीर कांपने लग जाता है, क्योंकि उस कार्ड पर ओनर का नाम आरव सिंह लिखा हुआ था और कार्ड के कोने पर सिंह परिवार की गोल्डन सील भी लगी हुई थी। अब मैनेजर समझ गया था कि उसकी आंखों के सामने खड़ा यह लड़का सिंह परिवार का युवराज आरव सिंह है और इस नाम ने भारत के बिजनेस वर्ल्ड को अंदर तक पूरी तरह से हिला दिया था। बड़े बड़े बिजनेसमैन तक भी आरव सिंह की असली पहचान नहीं जानते थे और अपने युवराज की आइडेंटिटी को इतना सीक्रेट रखने से सिंह परिवार की ताकत का एक छोटा सा नमूना तो सभी ने देख लिया था। कोई भी सिंह परिवार के युवराज की एक छोटी सी भी खबर बाहर नहीं निकाल पाया था। पेमेंट काटने के बाद मैनेजर आरव को अपना बिजनेस कार्ड थमाते हुए कहता है, युवराज यह मेरा बिजनेस कार्ड है। आपको कभी भी कैसी भी गाड़ी की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस पूरे इंडिया में जितने भी BCC के शोरूम हैं वे सभी शोरूम हमारे ही है। आरव भी मुस्कुराते हुए उस कार्ड को ले लेता है। आरव कार्ड पर उस मैनेजर का नाम देखता है। उस मैनेजर का नाम गोपाल भगत होता है। यह BMW का शोरूम BCC यानी भगत कार कलेक्शन के अंडर आता है। आरव उसके नंबर को अपने फोन में सेव कर लेता है। फिर आरव BMW X1 को लेकर शोरूम से निकल जाता है। गाड़ी को इस समय रुद्र चला रहा था
और उनके पीछे 2 पुलिस की जीप भी चल रही थी। रोड पर मौजूद सभी लोग इतनी महंगी नई गाड़ी और 2 पुलिस की जीप को देखकर उनके लिए जगह छोड़ रहे थे। कुछ देर में वे सभी यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं। उनकी गाड़ी जैसे ही यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर जाती है तो इधर उधर घूम रहे लड़के लड़की उन गाड़ियों को ही देख रहे थे। एक लड़का थोड़ी दूरी पर अपनी नई BMW X3 दिखाकर यूनिवर्सिटी में अपनी हवा बना रहा था। तभी उस लड़के के एक साथी की नजर यूनिवर्सिटी से अंदर आती हुई एक नई चमचमाती हुई काले रंग की BMW पर पड़ती है। उस गाड़ी को देखकर वह लड़का देखता ही रह जाता है। उस लड़के के साथी के साथ साथ उस लड़के की भी नजर उस दिशा में जाती है जहां से नई काले रंग की चमचमाती हुई BMW आ रही थी। उस नई काले रंग की BMW को देखकर वह लड़का काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जो अब तक अपनी BMW X3 दिखाकर हवा बना रहा था। तभी उस लड़के का एक साथी उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछता है, राघव भाई क्या हुआ, आप इतने हैरान क्यों हो गए? उस लड़के की बात सुन राघव उसे बताता है, सनी जिस गाड़ी को तू अभी देख रहा है ना, यह BMW X सीरीज की सबसे नई और टॉप मॉडल गाड़ी है। इसकी कीमत कम से कम 3 करोड़ है और यह गाड़ी और कहीं पर नहीं बल्कि BCC के शोरूम पर ही मौजूद है। राघव ने इतना ही कहा था कि तभी उनके बगल में पीले रंग की पोर्शे 911 आकर रुकती है। यूनिवर्सिटी में सभी लोग इस गाड़ी को जानते थे क्योंकि यह फर्स्ट ईयर के रईस जादे साहिल गर्ग की कार थी। तभी उस गाड़ी का दरवाजा खुलता है और साहिल गर्ग उस गाड़ी के अंदर से उतरता है। लेकिन इस समय किसी का भी अटेंशन साहिल गर्ग को नहीं मिलता क्योंकि इधर उधर घूमते हुए बाकी के लोगों की नजर इस समय उस पर नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के अंदर आती हुई एक काले रंग की नई चमचमाती हुई BMW पर थी, जिसके पीछे 2 पुलिस की जीप भी थी। वहां पर मौजूद यूनिवर्सिटी में सभी लोग सोच रहे थे कि यह गाड़ी शायद पुलिस के किसी बड़े अधिकारी की होगी। थोड़ी ही देर में वह काले रंग की चमचमाती हुई गाड़ी उनके बगल से निकल जाती है। साहिल गर्ग भी उस काले रंग की नई चमचमाती गाड़ी को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। उसने पहले ही BCC के शोरूम में बात कर ली थी इस गाड़ी को खरीदने के लिए, जिसके बाद उसे पता चला था कि यह गाड़ी BCC के द्वारा इंडिया में सिर्फ एक ही इंपोर्ट की गई है और इस गाड़ी के बिकने के बाद ही इस गाड़ी के और बैच इंपोर्ट कराए जाएंगे। हालांकि साहिल गर्ग को पता था कि इस यूनिवर्सिटी में उससे भी कहीं ज्यादा अमीर रईस जादे है, लेकिन साहिल गर्ग के पिता संजय गर्ग की BCC के दिल्ली ब्रांच के मैनेजर की अच्छी खासी दोस्ती थी, जिस वजह से उसको इस गाड़ी के बारे में पता चला था। लेकिन जब तक वह इस गाड़ी को खरीद पाता उससे पहले किसी और ने ही इस गाड़ी को खरीद लिया। वह मैनेजर से बात करके यह पूछना चाहता था कि आखिर इस गाड़ी को खरीदने वाला कौन है, लेकिन अगले ही पल उसको अपने सवाल का जवाब मिल गया था। वह गाड़ी रुकती है और ड्राइविंग सीट से रुद्र बाहर निकलता है और गाड़ी के फ्रंट गेट को खोलता है, जिसके अंदर से आरव बाहर निकलता है। आरव को उस गाड़ी के अंदर से निकलता देखकर साहिल गर्ग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। डर के मारे उसका गला भी सूख जाता है। उसकी आंखों में आरव का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब साहिल गर्ग को पता चल गया था कि यह लड़का सिंह परिवार का युवराज है, तो वह इससे पंगा नहीं लेना चाहता था। उसने पहले ही सिंह परिवार के युवराज की ताकत का एक छोटा सा नमूना देख लिया था। इस 22 साल के लड़के के सामने तो उसके पिता भी अपनी नजरें उठाकर बात नहीं कर सकते थे। अब साहिल गर्ग कुछ भी करके आरव के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है और उसका सबसे वफादार आदमी बनना चाहता है, ताकि गर्ग परिवार और भी तेजी से तरक्की कर सके। वे सभी लोग आरव को गाड़ी से उतरता देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वह सभी सोच रहे थे कि यह गाड़ी पुलिस के किसी बड़े अधिकारी की होगी, लेकिन इसके अंदर से तो 22 साल का एक नौजवान लड़का निकला। आरव के गाड़ी से उतरने के तुरंत बाद पुलिस वाले भी तुरंत उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। उन्होंने आरव के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लिया था। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़े आदमी की सुरक्षा कर रहे हैं। हालांकि उसे सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास रुद्र था और वैसे भी वह भी खुद बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसे पता था कि ताकत के मामले में पृथ्वी लोक पर कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता है। आरव बिना रुके सीधा मयंक मिश्रा के केबिन की तरफ चलने लगता है। मयंक मिश्रा अपने केबिन में बैठा था और उसके सामने एक 20 साल की सुंदर लड़की बैठी हुई थी। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि स्नेहा कपूर थी। स्नेहा कपूर को पता था कि मयंक मिश्रा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल का साला था और उसका कांटेक्ट भी बड़े बड़े लोगों से था। Episode 26. कपूर खानदान ने स्नेहा कपूर पर दबाव बनाया कि वह मयंक मिश्रा से कैसे भी करके मदद मांगे। हालांकि कपूर खानदान को पता था कि मयंक मिश्रा का कैसा कैरेक्टर है, फिर भी उन्होंने अपने फायदे के लिए स्नेहा कपूर का इस्तेमाल किया। और जब से आरव ने कपूर मिशन छोड़ा है तब से स्नेहा कपूर पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सभी लोग मिलकर रोज की रोज एक नए लड़के को लेकर आते हैं जो अमीर खानदान के हैं या फिर बहुत बूढ़े हैं, जिनसे स्नेहा कपूर की वे शादी करवाना चाहते हैं। उसके सगे माता पिता भी कुछ नहीं कह रहे हैं। वह खुद उसकी शादी को किसी और से करवाना चाहते हैं और अब कपूर खानदान के सभी लोग चाहते हैं कि स्नेहा कपूर मयंक मिश्रा से दूसरी शादी कर ले। और यह बात उन्होंने मयंक मिश्रा से पहले ही कर ली है। मयंक मिश्रा की शादी होने के बावजूद भी मयंक मिश्रा स्नेहा कपूर से शादी करने के लिए तैयार है, क्योंकि स्नेहा कपूर 20 की उम्र में ही मिस दिल्ली का खिताब जीत चुकी है। ऐसा कौन मर्द है जो इतनी खूबसूरत बीवी नहीं चाहेगा।
और वह भी एक रखेल के रूप में। स्नेहा कपूर एकदम मायूस मयंक मिश्रा के सामने बैठी थी। मयंक मिश्रा स्नेहा कपूर को बहुत गंदी नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में हवस साफ साफ दिखाई दे रही थी। स्नेहा कपूर को अब पता चल गया था कि उसके परिवार वाले आरव से उसकी शादी क्यों तुड़वाना चाहते थे। अब उसे पता चला था कि उसके परिवार वाले जब आरव को टोंट मारते थे तो उसको कैसा फील होता था। हालांकि आरव उसका पति था, लेकिन फिर भी वह उसको कभी भी अपने पति का दर्जा नहीं देती थी। और आरव ने कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे उसे तकलीफ हो, और ना ही कभी भी उसका इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। अब उसे आरव अच्छा लगने लग गया था। वह अब यही चाहती थी कि उसकी जिंदगी में आरव अब लौट आए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके परिवार वाले उसे किसी सामान की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब उसे अपना कपूर खानदान काफी गंदा लग रहा था। मयंक मिश्रा स्नेहा कपूर को रोता देखकर खड़े होकर स्नेहा कपूर के पास आता है और झूठी फिक्र दिखाते हुए उसके आंसू पूछता है और उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, देखो स्नेहा, तुम्हें तो तुम्हारे परिवार वालों ने पहले ही बता दिया होगा कि अब तुम्हारी कंपनी को बचाने वाला सिर्फ मैं ही हूं। और तुम्हें यह भी पता होगा कि अपने परिवार की कंपनी को बचाने के लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। तुम भले ही मेरी रखेल हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा रानी बनाकर रखूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। लेकिन इतना कह मयंक मिश्रा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वह अपनी जीभ को अपने होठों पर फिराते हुए आगे कहता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। मयंक मिश्रा इतना कह स्नेहा कपूर के कंधों पर अपने हाथ रख देता है और अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। स्नेहा कपूर इस समय इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वह यहां से उठकर भागना चाहती थी, लेकिन अपने परिवार वालों की वजह से वह कुछ नहीं कर सकती थी। मयंक मिश्रा के हाथ धीरे धीरे उसकी कमर को सहलाने लग जाते हैं। मयंक मिश्रा की इस हरकत की वजह से स्नेहा कपूर काफी ज्यादा डर गई थी। वह तुरंत अपनी जगह से खड़ी होती है और मयंक मिश्रा से दूर जाने लगती है। मयंक मिश्रा तेजी से स्नेहा कपूर को पकड़ लेता है और जबरदस्ती कर उसके कपड़े फाड़ने लग जाता है। मयंक मिश्रा के इस हैवानियत को देखकर स्नेहा कपूर काफी ज्यादा डर गई थी और वह बिलक बिलक कर रोने लग गई थी। वह रोते हुए ही मयंक मिश्रा से कहती है, सर प्लीज मुझे छोड़ दो। इस समय वह गिड़गिड़ाते हुए मयंक मिश्रा से अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। स्नेहा को इस तरह से गिड़गिड़ाते देखकर मयंक मिश्रा के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो जाती है और वह भयानक तरीके से हंसते हुए स्नेहा से कहता है, मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद है जो पहले तो रोती है और फिर बाद में बहुत आनंद देती है। इतना कह मयंक मिश्रा स्नेहा के सूट एक कंधे को फाड़ देता है। स्नेहा मयंक मिश्रा के ऑफिस में एक कोने में खड़ी थी। उसके कपड़े जगहजगह से फटे हुए थे। मयंक मिश्रा उसे अजीब तरह से मुस्कुराते हुए देख रहा था। स्नेहा को देखने के बाद मयंक तेजी से अपने कपड़े उतारने लग जाता है। कुछ ही देर में वह अंडरवियर में स्नेहा कपूर के सामने खड़ा था। स्नेहा लगातार रो रही थी और वह बार बार मयंक मिश्रा से जाने के लिए कह रही थी और जोर जोर से चिल्लाकर मदद भी मांग रही थी। लेकिन मयंक मिश्रा का ऑफिस एकदम साउंड प्रूफ था, जिस वजह से अंदर की आवाज कोई भी बाहर नहीं सुन सकता। मयंक मिश्रा स्नेहा कपूर के काफी करीब पहुंच गया था। मयंक मिश्रा स्नेहा के दोनों हाथों को अपनी मजबूत पकड़ में पकड़ लेता है ताकि वह और ज्यादा समय बर्बाद ना कर सके। अब स्नेहा रोने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया था। मयंक मिश्रा अपने होठों को स्नेहा के होठों के पास लेकर जाता है और जैसे ही मयंक मिश्रा स्नेहा के होठों को चूमने वाला होता है, तभी दरवाजा जोर से खुल जाता है। अचानक से दरवाजा खुलने की वजह से मयंक मिश्रा मुड़कर दरवाजे की तरफ देखता है। वही दरवाजे को तोड़ने वाला रुद्र था। रुद्र के बगल में आरव भी खड़ा था। आरव जैसे ही अंदर के दृश्य को देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह पहले तो मयंक मिश्रा को पुलिस वालों के हवाले करना चाहता था, लेकिन अपने सामने इस जिन्होंने दृश्य को देखने के बाद आरव का पारा हाई हो जाता है। आरव तेजी से मयंक मिश्रा की तरफ आगे बढ़ता है और उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और उसे सीधा ऑफिस के बाहर फेंक देता है। उसने यह नहीं देखा था कि मयंक मिश्रा आखिर किस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। वह मयंक मिश्रा को बड़ी ही बेरहमी से पीटने लग जाता है। पुलिस वाले भी आरव के इस रूप को देखकर कोई भी उसे रोकने नहीं जाता। आरव ने कुछ ही सेकंड में मयंक मिश्रा के शरीर की सभी हड्डियों को तोड़ दिया था। अचानक से मयंक मिश्रा के पीछे जाने की वजह से पूरा माहौल शांत हो गया था। वहां पर बार बार हड्डियां टूटने की और मयंक मिश्रा के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। मयंक मिश्रा दर्द में काफी तड़प रहा था। आरव ने मयंक मिश्रा की काफी बेरहमी से पिटाई कर दी थी। कोई भी आगे आकर आरव को रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मयंक मिश्रा की सभी हड्डियों को तोड़ने के बाद आरव रुक जाता है। तभी ऑफिस से एक लड़की दौड़ते हुए बाहर आती है और आरव के गले लगकर रोने लग जाती है। अचानक से किसी लड़की के गले लगने की वजह से आरव असहज महसूस करता है। वह तुरंत उस लड़की को अपने से दूर करता है, लेकिन वह जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखता है तो वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आरव स्नेहा की ऐसी हालत को देखकर हैरान रह गया था। आरव बिना देर किए स्नेहा को अपने साथ वापस ऑफिस में लेकर जाता है और उसके सिर को सहलाते हुए स्नेहा को चुप कराने लग जाता है और फिर स्नेहा से पूछता है, स्नेहा पहले तो तुम चुप हो जाओ और मुझे यह बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। आरव की बात सुन स्नेहा चुप होती है
और उसके छोड़कर जाने के बाद से लेकर अब तक की पूरी कहानी उसे सुनाने लग जाती है। पूरी कहानी सुनाने के बाद आरव काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई परिवार अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है। अब उसे स्नेहा के लिए काफी बुरा लग रहा था। हालांकि अभी आरव और स्नेहा का तलाक नहीं हुआ था, जिस वजह से स्नेहा की जिम्मेदारी अभी उसकी थी। इन कुछ दिनों में उसे यह भी पता चला था कि शादी करना कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। आज आरव अपनी पत्नी को अपने इतने करीब देखकर काफी ज्यादा खुश था। स्नेहा को चुप कराने के बाद आरव उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बड़ी ही गंभीरता से उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। यह तुम्हारे पति आरव का तुमसे वादा है। आरव के मुंह से आज के दिन उसके लिए अपने आप को पत्नी सुनकर उसे काफी अच्छा लगा। वह भी हिम्मत करते हुए गले लगकर आरव से कहती है, आरव आई लव यू टू। आरव भी मुस्कुराते हुए कहता है। स्नेहा को चुप कराने के बाद आरव पुलिस वालों से कुछ बातें करके वापस स्नेहा के पास आ जाता है और फिर प्यार से उससे कहता है, तुम कपूर इंडस्ट्रीज की टेंशन मत लो, इसे मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन तुम जाकर सबसे पहले नए कपड़े लेकर आओ। तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं रुद्र को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ और तुम्हें जो भी खरीदना हो बेझिझक खरीद लेना। इतना कह आरव अपनी जेब से एक लाल रंग का कार्ड निकालकर स्नेहा को देता है, जिसके ऊपर 2 सिल्वर लाइन खींची हुई थी। यह दोनों लाइन प्योर सिल्वर की बनी हुई थी। स्नेहा भी इस कार्ड को अपने हाथ में लेकर समझ गई थी, यह कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है। उसे पता था कि एक इस तरह का कार्ड उसके पिता के पास भी है, लेकिन उसके पिता के कार्ड के ऊपर डायमंड का निशान बना हुआ था। उसके पिता ने उसे बताया था कि इस तरह के कार्ड के अंदर कम से कम 10 लाख और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए होते हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आरव उसे यह कार्ड ऐसे थमा देगा जैसे वह किसी बच्चे को कोई खिलौना दे रहा हो। वह आरव से पूछना चाहती थी कि उसके पास यह कार्ड कैसे आया, लेकिन वह आज के दिन आरव से ऐसा कोई भी सवाल नहीं करना चाहती थी जिससे आरव को ठेस पहुंचे। फिर रुद्र स्नेहा को लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद आरव एक गहरी सांस लेता है और प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ चलने लग जाता है। Episode 27. थोड़ी ही देर में आरव प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच जाता है और मैं धीरे से डोर को नॉक करता है। प्रिंसिपल इस समय कुछ जरूरी दस्तावेज पर रहे थे। अचानक से दरवाजे के खटखटाने से वे थोड़े चिढ़ गए थे, लेकिन फिर भी वह एक शांत अभिव्यक्ति के साथ कहते हैं, कृपया अंदर आए। फिर आरव धीरे से दरवाजे को खोलते हुए अंदर आता है। प्रिंसिपल इस लड़के को जानते थे। यह वही लड़का था जिसने सुबह सुबह उसके साले को पीटा था। उसे लगा शायद उसके साले ने इस लड़के को भी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलवाने का फैसला कर लिया है और यह लड़का अपनी सफाई में फरियाद लेकर आया है। लेकिन आरव के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल शांत थे। वह बिना पूछे प्रिंसिपल के सामने वाली कुर्सी को खींचता है और उसके सामने बैठ जाता है। आरव के इस तरह के व्यक्तित्व को देखकर प्रिंसिपल को उस पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने आप को शांत रख रहे थे। प्रिंसिपल आरव से पूछता कि वह यहाँ पर किस वजह से आया है। उससे पहले ही आरव प्रिंसिपल को देखते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहता है, मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बातें करता हूँ, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मयंक मिश्रा को यूनिवर्सिटी से निकाल दो, वरना आप भी उसका साथ देने की वजह से इस पोस्ट से रिजाइन करने के लिए तैयार हो जाए। और आप मेरी बातों को सिर्फ खोखली धमकी मत समझना। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इंस्पेक्टर मुकेश को कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं कि आपका साला इस समय कहाँ पर है और उसकी हालत इस समय कैसी है। प्रिंसिपल को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई स्टूडेंट उसको धमकी भी दे सकता है। वह एक काफी सम्मानित व्यक्ति था। इस समय उनका चेहरा गुस्से में एकदम लाल हो गया था। इस समय वे आरव को ऐसे देख रहे थे जैसे अभी ही उसके 1000 टुकड़े कर देंगे। लेकिन आरव की आखिरी बात सुनकर का काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वे आरव से कुछ कहने वाले थे, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वह अपने फोन को उठाते हैं और इंस्पेक्टर मुकेश को कॉल कर देते हैं। अगले ही पल सामने से इंस्पेक्टर मुकेश कॉल उठा लेते हैं। बोलिए प्रिंसिपल सर, किस लिए फोन किया? इंस्पेक्टर मुकेश की बात सुन प्रिंसिपल तुरंत इंस्पेक्टर मुकेश से पूछते हैं, क्या आपको मेरे साले के बारे में कुछ पता है? प्रिंसिपल की बात सुने इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। प्रिंसिपल को उनके सवाल का जवाब देते हुए इंस्पेक्टर कहते हैं, इस समय आपका साला सिटी हॉस्पिटल में है। उसके शरीर की लगभग सभी हड्डियां टूट चुकी है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस बार शायद आपके साले ने किसी गलत इंसान को छेड़ दिया। आपने ही मुझे उस लड़के को जेल में डालने को कहा था ना? थोड़ा रुकने के बाद इंस्पेक्टर एक गहरी सांस लेते हुए आगे कहता है, आप जानना चाहेंगे कि उस लड़के को जेल में डालने के बाद क्या हुआ? उसको जेल में डालने के बाद मेरे पास एक ऐसे शख्स की फोन कॉल आई जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले की भी जमीन खिसक जाएगी। इंस्पेक्टर की बात को बीच में काटते हुए तुरंत प्रिंसिपल इंस्पेक्टर से हैरानी में पूछता है, आखिर किसकी आई थी? प्रिंसिपल की बात सुन इंस्पेक्टर दोबारा से एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहता है, होम मिनिस्टर। इन 2 शब्दों को सुनने के बाद प्रिंसिपल की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है और वह हैरानी में अजीब तरह से आरव को देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने बैठे इस लड़के को जेल से छुड़ाने के लिए खुद होम मिनिस्टर की कॉल आ जाएगी। अब वे इस सामने बैठे लड़के की पृष्ठभूमि जानने के लिए काफी ज्यादा इच्छुक है। अब उसे पता चल गया था कि सामने वाला आखिर क्यों कर रहा था कि शायद आपको भी अपनी पोस्ट से हाथ धोना पड़ जाए।
वे इंस्पेक्टर से आगे कुछ बात नहीं करते। कॉल काटने के तुरंत बाद वे मयंक मिश्रा का टर्मिनेटर लेटर बना देते हैं और उस पर यूनिवर्सिटी की सील के साथ साथ खुद भी साइन कर देते हैं, जिस वजह से अब उसका साला कहीं पर भी नौकरी नहीं कर सकता था। प्रिंसिपल का स्वभाव अब आरव के साथ मैत्रीपूर्ण हो गया था। वे तुरंत आरव से कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस मामले को खुद देख लूंगा, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं। आरव को अचानक से प्रिंसिपल का यूं गिरगिट की तरह रंग बदलना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी वह ना चाहते हुए भी प्रिंसिपल से कहता है, पूछो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आपकी पृष्ठभूमि क्या है? आरव का चेहरा शांत था, लेकिन प्रिंसिपल के इस सवाल ने उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान ला दी। लेकिन फिर भी प्रिंसिपल के सवाल का जवाब देते हुए आरव कहता है, आप मेरी पृष्ठभूमि जानना चाहते हैं, लेकिन आप मेरे पृष्ठभूमि के बारे में ना जाने तो बेहतर होगा। अगर मुझे यूनिवर्सिटी पर दबाव बनाना होता तो मैं अपनी पहचान गुप्त नहीं रखता। इतना कह आरव खड़ा होकर ऑफिस से बाहर जाने लगता है। गेट के पास पहुंचने के बाद आरव गर्दन घुमाते हुए प्रिंसिपल से कहता है, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मेरी जासूसी कराने के बारे में ना सोचे, वरना यह आपके लिए भी घातक साबित हो सकता है। इतना कह आरव बिना प्रिंसिपल की बात सुने वहां से निकल जाता है। प्रिंसिपल भी आरव की बात सुन अवाक रह गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने वाले ने उनके मन की बात कैसे जान ली। लेकिन आरव के जाने के बाद वे अपने आप को काफी स्वतंत्र महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि जब तक आरव उनके सामने बैठा था तो उनको अपने शरीर पर एक अजीब तरह का प्रेशर महसूस हो रहा था, जिस वजह से भी काफी ज्यादा डर चुके थे। लेकिन इंस्पेक्टर मुकेश की बात सुन वे और भी ज्यादा डर गए थे। वह इस समय सामने वाले की असली पहचान के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा इच्छुक थे, लेकिन उस स्टूडेंट की आखिरी बात ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। वे तुरंत फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की लिस्ट देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें आरव की डिटेल सबसे टॉप पर ही मिल जाती है, क्योंकि आरव का एडमिशन एकदम फ्रेश सेशन के बीच में था और इस स्टूडेंट का एडमिशन डायरेक्ट वाइस चांसलर के कहने पर हुआ है। यूनिवर्सिटी के पास भी इस स्टूडेंट की ज्यादा डिटेल नहीं थी, जिस वजह से अब उन्हें पता चल गया था कि आरव जरूर किसी बड़े बाप का बेटा है, जिनकी पहचान डायरेक्ट वाइस चांसलर से थी। आरव की इस छोटी सी जानकारी ने ही प्रिंसिपल को अंदर तक हिला दिया था। आरव की इस तरह की पहचान को देखकर प्रिंसिपल अपने आप को उसके सामने बोना समझ रहे थे। वे एक कुएं के मेंढक से ज्यादा कुछ भी नहीं थे, जिन्हें ताकत के बारे में जरा सा भी ज्ञान नहीं था। आरव के प्रिंसिपल ऑफिस से निकलने के तुरंत बाद उसके फोन पर एक कॉल आती है। कॉलर आईडी को देखकर आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह तुरंत कॉल उठाते हुए कहता है, हाँ गुरुजी, बोलिए क्या हुआ? यह ब्लैक कोबरा गैंग के लीडर बलदेव कुमार की कॉल थी। सामने से तुरंत चिंता भरे स्वर में एक आवाज सुनाई देती है, आरव क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम कहां पर हो? बलदेव कुमार की बात सुन आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी। वह हंसते हुए बलदेव कुमार को बताता है, गुरुजी आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? मुझे आखिर क्या हो सकता है? और आपकी चिंता को दूर करने के लिए आपको बताना चाहता हूं, मैं एकदम ठीक हूं और मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूं। आरव की बात सुन बलदेव कुमार राहत की सांस लेते हैं और कुछ देर और बातें करने के बाद वह आरव को कहते हैं, आरव अंडरवर्ल्ड में हमारा दबदबा काफी ज्यादा कम हो गया है। अब अंडरवर्ल्ड की गद्दी पर जग्गू दादा बैठे हुए हैं। हमें कुछ भी करके या तो उन्हें अपने रास्ते से हटाना है या फिर अपने साथ में लाना है, वरना जग्गू दादा की बुल गैंग के रहते हुए मुझे नहीं लगता हम दोबारा से अंडरवर्ल्ड किंग कहलाएंगे। बलदेव जी की बात सुनने के बाद आरव पहले तो थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है और फिर उनसे कहता है, आप इस जग्गू दादा की सारी जानकारी मुझे भेज दीजिए और आप मिलकर इससे बात करने की कोशिश करें। अगर यह मान जाए तो ठीक है, वरना अंडरवर्ल्ड में दोबारा से डेविल की एंट्री करानी पड़ेगी। आरव की बात सुन बलदेव जी के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है। उन्हें आरव की क्षमता पर पूरा विश्वास था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने ब्लैक कोबरा गैंग के सभी लोगों को नई ट्रेनिंग करने को कहा था और इन कुछ दिनों में ही उनकी ताकत में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब ब्लैक कोबरा गैंग का हर मेंबर 1 दर्जन ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट से लड़ सकता है। फोन रखने के बाद आरव थोड़ी देर के लिए कुछ सोचते हुए फोन से खेलता है, लेकिन तभी आरव के फोन की दोबारा से घंटी बजती है। जैसे ही आरव कॉलर आईडी को देखता है तो उसकी बोहे तन जाती है, क्योंकि यह फोन स्नेहा का था। वह तुरंत कॉल को रिसीव करता है। कॉल रिसीव होने के तुरंत बाद उसके कानों में स्नेहा की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, आरव कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ, कुछ गुंडे मिलकर हमें परेशान कर रहे हैं। स्नेहा की बात सुन आरव स्नेहा से कुछ कहता उससे पहले उसके कानों में एक मोटी और भारी आवाज सुनाई देती है, छमिया किसको फोन मिला रही है? किसी से कुछ नहीं होने वाला। इस पूरी दिल्ली पर सिर्फ हमारा ही राज चलता है और तू हमारे विकास भाई को बहुत बाह गई है, इसलिए आज रात तुझे उन्हें खुश करना होगा। आरव को विश्वास नहीं हो रहा था कि रुद्र के रहते हुए कोई स्नेहा को परेशान कैसे कर सकता है। आरव काफी ज्यादा परेशान हो गया था। उसे डर लग रहा था कहीं रुद्र को कुछ ना हो गया हो। उसे रुद्र के साथ साथ स्नेहा का भी डर था। Episode 28. आरव तुरंत जोर से चिल्लाते हुए स्नेहा से कहता है, स्नेहा तुम मुझे जल्दी से अपनी लोकेशन भेजो। इतना कह आरव कॉल रख देता है और फिर तुरंत यूनिवर्सिटी से बाहर दौड़ते हुए शक्ति को कॉल मिला देता है। सामने से जैसे ही कॉल उठाई जाती है, आरव हड़बड़ी में कहता है,
जल्दी से 10-12 लोगों को तैयार करके यूनिवर्सिटी के पास भेजो। आरव की बात सुन शक्ति काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन वह उसकी बातों को नहीं टाल सकता था। उसने तुरंत 10 लोगों को 5 गाड़ियों के साथ यूनिवर्सिटी के पास भेज दिया था। आरव यूनिवर्सिटी के बाहर निकल ही था कि तभी नेहा ने उसको अपनी लोकेशन भेज दी थी। आरव बिना गाड़ी की सहायता से तुरंत उस दिशा में दौड़ने लग जाता है। 5 मिनट के बाद ही उसके बगल में 5 काले रंग की गाड़ी आ जाती है। आरव समझ गया था कि यह सारी गाड़ियां शक्ति ने भेजी है। आरव बिना देर किए बीच वाली गाड़ी में बैठ जाता है। शक्ति ने जिन लोगों को भेजा था वह सभी ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट थे। आरव जैसे ही ड्राइवर को लोकेशन बताता है तो 5 गाड़ियां तुरंत उस दिशा में तेजी से दौड़ने लग जाती है। उन काले रंग की गाड़ियों को देखकर अगल बगल वाले तुरंत उनके लिए जगह छोड़ रहे थे। वही सिल्वर प्लाजा के सामने लगभग 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो रखे थे। उन सभी लोगों के हाथों में अलग अलग प्रकार के हथियार थे। वे सभी देखने में किसी गैंग के साथी लग रहे थे। वहीं उन सबके बीच में एक पुरानी काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी के बोनट पर एक 26 साल का लड़का शैतानी मुस्कान के साथ बैठा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह उन सभी लोगों का बॉस हो। वहीं पर ही 20 से ज्यादा लोगों ने एक लड़के को पकड़ रखा था। हालांकि उन 20 लोगों को उस लड़के को पकड़ने में काफी ज्यादा कठिनाई हो रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था आखिर एक इंसान के पास इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती है। यह पकड़ा हुआ इंसान और कोई नहीं बल्कि रुद्र था। वहीं पर सबके बीच में एक लड़की भी खड़ी थी। वह लड़की स्नेहा थी। आज ही के दिन उसे इस तरह की सिचुएशन को दूसरी बार झेलना पड़ रहा था। इस समय वह काफी ज्यादा डरी हुई थी। वह अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर डर के मारे कांप रही थी। तभी स्नेहा के पास एक मोटी तोंद वाला इंसान आता है और उसके चेहरे को पकड़कर उससे कहता है, फुलझड़ी तेरी किस्मत तो वाकई बहुत अच्छी है। हमारे भाई ने जो तुझे चुना। चल अब जल्दी जल्दी अपन की बात मान और भाई के साथ रंगरलिया मना ले, वरना अगर हमारी बात ना मानी ना तो तेरे सामने जितने भी लौंडे दिख रहे हैं ना यह सभी तरह जिस्म के साथ खेलेंगे और फिर तुझे किसी लावारिस लाश की तरह सड़क पर फेंक देंगे। और रही बात जो तू हमने थारे परिवार की धमकी दे रही है, थारा परिवार भी मारा कुछ ना बिगाड़ सके। जग्गू दादा के आदमी हैं हम, म्हारा तो इस पूरी दिल्ली में कोई भी कुछ नहीं उखा सकता। तो थारा परिवार तुम्हारे सामने सौदा ही के है। उस मोटी तोंद वाले आदमी की बात सुन स्नेहा काफी ज्यादा डर गई थी। वह मोटी तोंद वाला आदमी स्नेहा को लालच भरी नजरों से देखता है और उसके गाल को छूता है। तभी उस स्कॉर्पियो पर बैठा हुआ 26 साल का लड़का स्कॉर्पियो से नीचे उतरता है और स्नेहा को गंदी नजरों से देखते हुए उसके पास जाता है और स्नेहा के पूरे शरीर को घूरते हुए वह उसे कहता है, मिस दिल्ली आप तो देखने में वाकई काफी हॉट और सेक्सी है। आप मुझसे इतना क्यों डर रही है? मैं क्या कोई आपका फायदा थोड़ी ना उठाने वाला हूँ। मैं तो आपके फायदे की ही बात कर रहा था। अगर आप मेरे साथ एक रात बताएंगी तो मैं आपको पैसों में तोल दूंगा और इस पूरी दिल्ली में ऐसा कोई भी माई का लाल नहीं होगा जो आपको गंदी नजरों से देख ले। ओ सॉरी, मैंने अपना तो इंट्रोडक्शन आपको दिया ही नहीं। मेरा नाम विकास वालिया है और मेरे पिता को इस पूरी दिल्ली में सब जग्गू दादा के नाम से जानते हैं। मेरे पिता बुल गैंग के लीडर है। वे इस पूरी दिल्ली के अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह है। अंडरवर्ल्ड का नाम सुने स्नेहा कपूर काफी ज्यादा डर जाती है। उसे अंडरवर्ल्ड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन अपने पिता से इस बारे में जरूर सुना था कि इस दिल्ली के अंडरवर्ल्ड पर राज बुल गैंग कर रही है और आज वह इस गैंग के लोगों के सामने खड़ी थी। उसे आज अपनी यह खूबसूरती अच्छी नहीं लग रही थी। उसे आज अपनी इस खूबसूरती से घिन आ रही थी। विकास जैसे ही अपने हाथ को उठाकर स्नेहा कुछ चेहरे को छूने वाला होता है, तभी वहां पर 5 काले रंग की गाड़ियां तेज स्पीड में आने लग जाती है। उनकी तेज स्पीड होने की वजह से वहां पर मौजूद सभी लोग उनके लिए जगह छोड़ने लग जाते हैं। इन लोगों को पार करने गाड़ियां तुरंत रुकने लग जाती है। अचानक से उन गाड़ियों को रुकता देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उन 5 गाड़ियों के अंदर से 10 इंसान उतरते हैं। उन सभी ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उन कपड़ों पर सांप की धारियां बनी हुई थी। Episode 29. यह सभी ब्लैक कोबरा गैंग के 10 एक्सपर्ट थे। अपनी वर्तमान शक्ति के हिसाब से इस गैंग का हर एक इंसान 10 लोगों पर भारी पड़ सकता है। हालांकि उनमें से किसी का भी शरीर ज्यादा पावरफुल दिखाई नहीं दे रहा था। सभी एकदम स्लिम ट्रिम मास्टर बॉडीगार्ड की तरह थे। हालांकि उन 10 के 10 लोगों के सीने पर काले रंग का कोबरा का बैच लगा हुआ था। अचानक से विकास की नजर उन 10 बॉडीगार्ड पर जाती है। पहले तो लगा यह कोई आम बॉडीगार्ड होंगे, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उनके सीने पर लगे बैच पर जाती है तो वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस समय दिल्ली में सबसे पुरानी गैंग उसके पिता जग्गू दादा की ही थी। लेकिन उसके पिता ने उसे एक बार बताया था कि दिल्ली में उनकी गैंग से भी पहले एक गैंग होती थी जिसका नाम ब्लैक कोबरा गैंग था और उनके सीने पर हमेशा काले रंग के कब्र का बैच लगा रहता था। और उस गैंग का खौफ दिल्ली के साथ साथ बाकी की आसपास की स्टेट्स में था। लेकिन दिल्ली में सबसे पावरफुल गैंग बनाने की वजह से उन्होंने इंटरनेशनल माफिया से हाथ मिला लिया था और उनकी मदद से वह इस गैंग को दबाना चाहते थे। लेकिन जब वह इस गैंग को दबा रहे थे तो अचानक से इस गैंग में से एक डेविल नाम का इंसान सामने आया जिसने इंटरनेशनल माफिया तक को भी अंदर तक झकझोर दिया था, जिस वजह से बहुत सारी ताकतों ने आपस में हाथ मिला लिया
और ब्लैक कोबरा गैंग पर हमला कर दिया, और उन सभी में से एक वह भी थे। लेकिन इतने सारे लोगों को मिलने के बाद भी ब्लैक कोबरा गैंग पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई। उसे समय ब्लैक कोबरा गैंग के पास 7,000 से ज्यादा वॉरियर थे, और इंटरनेशनल माफिया के साथ साथ बाकी की सारी ताकतों को मिलकर उनके पास 20,000 से ज्यादा लोग थे, और उन सभी ने मिलकर ब्लैक कोबरा गैंग के 6,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला था। लेकिन इस नरसंहार में उन्होंने भी लगभग 10,000 लोगों को गंवाया था। इससे ब्लैक कोबरा गैंग की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था, और इस गैंग का लीडर बलदेव कुमार बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है। इन लोगों को देखकर विकास को यह सारी बातें याद आ गई थी, लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता के द्वारा कही गई एक और बात याद आती है। उसके पिता ने उसे बताया था, इस गैंग में एक डेविल नाम का इंसान था जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वह अकेला ही 20 हथियारबंद लोगों के समूह को जान से करने में सक्षम था, लेकिन लड़ाई के लास्ट तक कोई भी डेविल की असली पहचान नहीं जान पाया था। लेकिन जब हमने बलदेव कुमार पर छिपकर हमला किया तो हमने उनकी बात सुनी थी। उन्होंने फोन पर इंटरनेशनल माफिया के डॉन को यह बताया था कि अगर वह डेविल को ढूंढ सके तो ढूंढ लो। उन्होंने इंटरनेशनल माफिया डॉन को यह भी बताया था कि डेविल की उम्र 16 साल है, अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लो। जब विकास ने अपने पिता से यह बातें सुनी थी तो वह काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक 16 साल का लड़का इतना भयानक हो सकता है। विकास इस समय उन 10 लोगों को ही देख रहा था। तभी एक बॉडीगार्ड बीच वाली गाड़ी के पीछे के दरवाजे को खोलता है, और उस गाड़ी में से 22 साल का लड़का नीचे उतरता है। आरव का चेहरा इस समय बिल्कुल शांत था, उसकी आंखों में एक अजीब सा ठंडापन था। वह अपने चेहरे पर बिना कोई हाव भाव के आगे बढ़ने लग जाता है। उसके पीछे पीछे वह 10 एक्सपर्ट भी आ रहे थे। आरव धीरे धीरे विकास की तरफ आगे बढ़ रहा था। आरव को अपनी तरफ आगे बढ़ता देखकर विकास काफी ज्यादा डर जाता है। वह तुरंत उसके सामने से हट जाता है। आरव भी विकास को हटता देखकर उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वह सीधा स्नेहा की तरफ आगे बढ़ता है। स्नेहा के पास जाकर आरव उसके हाथ को पकड़कर उसे एक गाड़ी में बैठा देता है। स्नेहा को गाड़ी में बैठाते हुए जतिन स्नेहा के चेहरे को देखा है, जिस पर काफी जोर से पकड़े जाने के लाल निशान थे। स्नेहा के डरे हुए चेहरे को देखकर आरव के दिल में क्रोध की आग जल रही थी। स्नेहा को बिठाने के बाद आरव आगे बढ़ता है और रुद्र को देखा है। वह जैसे ही रुद्र को 20 लोगों के द्वारा पकड़ा हुआ देखा है तो उसके चेहरे पर गुस्से के हाव भाव दिखने लग जाते हैं। वह तुरंत अपने 10 एक्सपर्ट की तरफ देखते हुए कहता है, इन सभी के हाथ पैरों को तोड़ दो। आरव के आर्डर को सुन विकास काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वह जैसे ही आरव से बात करने वाला होता है तभी उसकी बात मानते हुए वे 10 एक्सपर्ट बिजली की तरह उसके लोगों पर टूट पड़ते हैं। वहां पर मौजूद वे 100 लोग सोच रहे थे कि यह 10 लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए वह भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। लेकिन 5 मिनट के बाद ही उन सभी को समझ में आ गया था कि वह सभी मिलकर भी उन 10 लोगों का सामना नहीं कर सकते। इस बात का फायदा उठाते हुए रुद्र भी अपनी जान लगाते हुए उन लोगों से छूट जाता है। उन लोगों से छूटने के बाद तो रुद्र उन लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ा था। उसने हर एक हमले में अपनी पूरी जान लगा दी थी, जिस वजह से जैसे ही उसका हमला किसी इंसान को लगता वहां की उसकी हड्डी टूट जाती थी। कुछ देर में वहां पर लोगों के चिल्लाने की और हड्डियां टूटने की आवाज आने लग जाती है। 10 लोगों को अपने 100 लोगों को मारता देखकर विकास काफी ज्यादा डर गया था। अब उसे पता चल गया था कि ब्लैक कोबरा गैंग को उसके पिता इतना खतरनाक क्यों बता रहे थे। अब से पता चल गया था कि कुछ दिन पहले उसके पिता इतना ज्यादा क्यों डर गए थे जब उन्होंने सुना था कि ब्लैक कोबरा गैंग हरकत में आ रही है। उसी दिन उसके पिता के पास इतनी ज्यादा फोन कॉल आ गई थी कि उसका पिता रात को सो भी नहीं पाए थे। अब उसे ब्लैक कोबरा गैंग की ताकत के बारे में पता चल रहा था। इस गैंग की इस छोटी सी हरकत ने ही पूरे अंडरवर्ल्ड को हिला दिया था। तकरीबन 5 मिनट के बाद जग्गू दादा के सभी आदमी जमीन पर पड़े हुए थे। कोई जोर जोर से सीख रहा था तो कोई बेहोश हो गया था। अपने सामने अपने लोगों को यूं पड़ा देखकर विकास काफी ज्यादा डर गया था। अगले ही पल वह देखता है कि रुद्र तेजी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। तभी आरव जोर से चिल्लाते हुए सभी को रुकने के लिए कह देता है, रुक जाओ। आरव की बात सुन सभी लोग रुक जाते हैं। फिर आरव विकास के पास जाता है और उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछता है, तुम किसके लोग हो? आरव की इतनी गंभीर आवाज को सुन विकास अंदर ही अंदर कांप गया था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करते हुए कहता है, हम बुल गैंग के लोग हैं। तुमने भले ही मेरे लोगों को मारा हो, तुम्हारे लिए यह अच्छा साबित नहीं होगा। मेरे पिता इस गैंग के लीडर है और हमारी पूरी गैंग दिल्ली पर राज करती है। हमसे पंगा मतलब मौत से पंगा लेने के बराबर है। विकास की बात सुन आरव के चेहरे पर हल्की हंसी आ जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों के सामने अपने इतने सारे लोगों को पीटता देखकर भी यह इंसान कैसे इस तरह से बातें कर सकता है। लेकिन अगले ही पल आरव के फोन पर मैसेज आने की साउंड आती है। Episode 30. आरव अपने फोन की साउंड को सुन विकास की सभी बातों को नजरअंदाज कर देता है और अपने फोन को निकालकर उस मैसेज को पढ़ने लग जाता है। पूरे मैसेज को पढ़ने के बाद आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह अपने फोन को तुरंत जेब में डालता है और विकास की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, तुम विकास वालिया हो, जग्गू दादा के बेटे हैं ना? अचानक से अपने पापा का नाम सुन विकास को बचाने की उम्मीद महसूस हो रही थी।
उसे आरव के चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सामने वाला उसकी पहचान जानकर घबरा गया है। इसलिए अब वह एकदम बेबाक अंदाज में आरव से कहता है, हाँ, मैं जयवीर वालिया का बेटा हूँ, जिन्हें सब जग्गू दादा के नाम से जानते हैं। तुम्हें भी झटका लगा होगा ना मेरी असली पहचान जानकर, इसलिए मैं तुमसे साफ साफ यह कहना चाहता हूँ कि हमारे मामले में दखलंदाजी मत दो। अगर तुम शांति से यहाँ से जाना चाहते हो तो उस लड़की को मुझे सौंप दो, तो शायद मैं अपने पिता से तुम्हारी शिकायत ना करूं। उसकी बात सुन आरव का चेहरा और ज्यादा गंभीर हो जाता है। अचानक से आरव के हाव भाव में बदलाव देखकर विकास वालिया और ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लग रहा था जैसे आरव उसकी बातों से डर रहा है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसने स्नेहा की बात को दोबारा छेड़कर आरव की बुद्धि को सटका दिया था। इसलिए आरव बिना सोचे समझे विकास वालिया के कान के नीचे एक बजा देता है। आरव के थप्पड़ में इतना दम था कि अगले ही पल विकास वालिया जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह का कोना फट जाता है और उससे खून बहाने लग जाता है। आरव इस छोटे से लड़के पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, इसलिए वह अपनी कमर के पीछे से बेरेटा बानवे को बाहर निकलता है। अचानक से आरव को बंदूक निकलता देखकर विकास काफी ज्यादा डर गया था। विकास को यकीन हो गया था कि आज उसने एक ऐसे शख्स को नाराज कर दिया है जिसको उसके पिता का भी डर नहीं है। आरव बंदूक को लोड करता है और उसके दोनों पैरों की साथालों में पूरी मैगजीन खाली कर देता है। वहां के पूरे इलाके में गोलियों की आवाज गूंज जाती है। फिर आरव अपने एक एक्सपर्ट को उस बंदूक को देता है। वह एक्सपर्ट तुरंत बंदूक को दोबारा से गोलियों से भर देता है और आरव को उल्टी थमा देता है। अब भी बंदूक को लेकर उल्टा अपनी कमर में डाल उसके चेहरे पर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस था। मैनेजर के सामने 40 से 45 वर्ष का एक आदमी बैठा हुआ था जिसने हल्के भूरे रंग का कमीज पहना हुआ था। मैनेजर उस इंसान से कहता है, मिस्टर पटेल, मुझे आपका ऑफर पसंद है। इसमें हम दोनों का ही फायदा है। अगर आप साथ देते हैं तो हम अपने इस शोरूम की ब्रांच को पूरे नॉर्थ में फैला सकते हैं। मैनेजर की बात सुन वह इंसान भी मैनेजर की तारीफ करते हुए कहता है, अरे नीरज जी, आप भी कैसी बातें करते हैं। अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हमारी भी बहुत सी मुसीबत खत्म हो जाएगी। जब आप अपने शोरूम के एक काउंटर में मेरा सामान रखने को तैयार है तो मुझे भी तो कुछ मदद करनी चाहिए। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से डोर को कोई खटखटाता है। अचानक से डोर के खटखटाना की आवाज सुन नीरज हैरान हो गया था। वह तुरंत कहता है, Come in. नीरज के इतना कहते ही उसके अंदर से वह लड़की आती है जिसने जतिन को वह कार्ड देकर भेजा था। अचानक से शोरूम की एक लड़की को अपने ऑफिस में देख मैनेजर तुरंत उससे पूछता है, क्या शोरूम में कोई दिक्कत हो गई है। वह लड़की तुरंत अपनी गर्दन से मना करते हुए नीरज की तरफ एक कार्ड आगे बढ़ा देती है। उस कार्ड को नीरज को देते हुए वह लड़की उससे कहती है, सर, अभी एक कस्टमर आया है। वह कह रहा था कि वह आपसे मिलना चाहता है और उसने यह कार्ड मुझे दिया है और बोला कि यह कार्ड बस आपको दे दे। नीरज भी उस लड़की की बात सुन हैरान हो गया था। वह तुरंत उस कार्ड को ले लेता है और देखता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसे कार्ड पर जाती है तो उसके हाथ से वह कार्ड छूटकर जमीन पर गिर जाता है और वह अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। अचानक से नीरज की इस तरह की प्रतिक्रिया को देख पटेल भी हैरान हो जाता है और अपनी जगह से खड़ा होते हुए नीरज लेता है। इस समय विकास वालिया दर्द के मारे जोर जोर से चीख रहा था। उसको गोली मारने के बाद आरव बेरुखी ढंग से विकास के पास जाता है और उसके बालों को पकड़ते हुए उसके चेहरे को ऊपर उठाता है और उसे कैसा है, इस संडे को होने वाली मीटिंग में अपने पिता के साथ आना। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर तुमने किसको नाराज किया था। विकास को इतनी बात कह आरव वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता है। इस समय अब स्नेहा के साथ अपनी खरीदी हुई नई BMW में बैठता है। आरव थोड़ी देर के लिए स्नेहा को कंफर्टेबल करता है। जब वह थोड़ी देर बाद कंफर्टेबल हो जाती है तो आरव उसे लेकर वापस से गाड़ी से नीचे उतरता है और सामने वाले सिल्वर प्लाजा में चला जाता है। सिल्वर प्लाजा में सभी माल बड़ी बड़ी कंपनियों के थे। हालांकि यह पूरा सिल्वर प्लाजा आरव का ही था और इस सिल्वर प्लाजा में बहुत सी कंपनियां भी आरव की ही थी। थोड़ी देर बाद स्नेहा एक कपड़ों के ब्रांड के पास चली जाती है। आरव उस कपड़ों के ब्रांड को देखकर हैरान हो गया था क्योंकि यह ब्रांड उसी की कंपनी के अंदर आता है। इस कंपनी का नाम था अप्सरा फैशन क्लॉथिंग। यह कंपनी टॉप 5 क्लॉथिंग कंपनियों में से एक थी। आरव स्नेहा के साथ साथ शोरूम के अंदर चला जाता है। इस शोरूम में काम करने वाली लगभग सभी लड़कियां थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह फैशन कंपनी लड़कियों पर ही ज्यादा ध्यान देती थी। आरव जैसे ही शोरूम में जाता है तो अंदर का दृश्य देखकर आरव काफी ज्यादा खुश होता है। वह देख पा रहा था अंदर मौजूद सभी लोग कस्टमर से काफी अच्छी तरह से डील कर रहे थे। उनका व्यवहार भी सभी के साथ काफी अच्छा था। फिर भले ही उनके शोरूम में कोई गरीब परिवार आ गया हो, इसे देखकर आरव मन ही मन काफी ज्यादा खुश होता है। जैसे ही स्नेहा और आरव अंदर आते हैं तो एक लड़की प्यारी सी मुस्कान के साथ उनका स्वागत करती है और उनकी तरफ देखते हुए पूछता है, सर MAM, आखिर आप क्या लेना चाहेंगे। उसे लड़की की बात सुन स्नेहा आरव की तरफ देखती है। अब मुस्कुराते हुए स्नेहा से कहता है, तुम्हें जो लेना है ले लो। इतना कह आरव उस लड़की की तरफ देखता है जिन्होंने अभी उनका स्वागत किया था। वह उससे पूछता है,
क्या मैं आपके मैनेजर से मिल सकता हूँ? वह लड़की भी आरव की रिक्वेस्ट को सुन हैरान हो गई थी। आरव भी समझ गया था कि वह लड़की इतना ज्यादा हैरान क्यों थी। इसलिए आरव तुरंत अपनी जेब से एक कार्ड को निकलता है और लड़की को देते हुए कहता है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस कार्ड को आप अपने मैनेजर को दे देना बस। हालांकि उस कार्ड को लेने के बाद उस लड़की ने भी उस कार्ड को देखा था, लेकिन वह कार्ड उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे कार्ड पर ज्यादा डिटेल नहीं थी। वह एक ब्लैक रंग का कार्ड था और रेड रंग से उसके ऊपर डिजाइन में एज लिखा हुआ था और बगल में सिर्फ नाम लिखा हुआ था। आरव, इससे ज्यादा उस कार्ड पर ज्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं था। आरव की बात सुन वह लड़की एक दूसरी लड़की को स्नेहा को अटेंड करने को कहती है और आरव के कार्ड को लेकर मैनेजर को देने चली जाती है। उनके जाने के बाद आरव काउंटर के बगल में रखी चेयर पर बैठ जाता है और अपने फोन को चलाने लग जाता है। इस समय मैनेजर अपने केबिन में एक इंसान के साथ बैठा हुआ था। इस शोरूम का मैनेजर एक आदमी था। उसे मैनेजर की उम्र ज्यादा नहीं थी, वह 30 के आसपास का लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस था। मैनेजर के सामने 40 से 45 वर्ष का एक आदमी बैठा हुआ था जिसने हल्के भूरे रंग का कमीज पहना हुआ था। मैनेजर उस इंसान से कहता है, मिस्टर पटेल, मुझे आपका ऑफर पसंद है, इसमें हम दोनों का ही फायदा है। अगर आप साथ देते हैं तो हम अपने इस शोरूम की ब्रांच को पूरे नॉर्थ में फैला सकते हैं। मैनेजर की बात सुन वह इंसान भी मैनेजर की तारीफ करते हुए कहता है, अरे नीरज जी, आप भी कैसी बातें करते हैं। अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हमारी भी बहुत सी मुसीबत खत्म हो जाएगी। जब आप अपने शोरूम के एक काउंटर में मेरा सामान रखने को तैयार है तो मुझे भी तो कुछ मदद करनी चाहिए। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से डोर को कोई खटखटाता है। अचानक से डोर के खटखटाना की आवाज सुन नीरज हैरान हो गया था। वह तुरंत कहता है, Come in. नीरज के इतना कहते ही उसके अंदर से वह लड़की आती है जिसने जतिन को वह कार्ड देकर भेजा था। अचानक से शोरूम की एक लड़की को अपने ऑफिस में देख मैनेजर तुरंत उससे पूछता है, क्या शोरूम में कोई दिक्कत हो गई है? वह लड़की तुरंत अपनी गर्दन से मना करते हुए नीरज की तरफ एक कार्ड आगे बढ़ा देती है। उस कार्ड को नीरज को देते हुए वह लड़की उससे कहती है, सर, अभी एक कस्टमर आया है, वह कह रहा था कि वह आपसे मिलना चाहता है और उसने यह कार्ड मुझे दिया है और बोला कि यह कार्ड बस आपको दे दे। नीरज भी उस लड़की की बात सुन हैरान हो गया था। वह तुरंत उस कार्ड को ले लेता है और देखता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसे कार्ड पर जाती है तो उसके हाथ से वह कार्ड छूटकर जमीन पर गिर जाता है और वह अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। अचानक से नीरज की इस तरह की प्रतिक्रिया को देख पटेल भी हैरान हो जाता है और अपनी जगह से खड़ा होते हुए नीरज से पूछता है, नीरज, एनी प्रॉब्लम? नीरज तुरंत उस कार्ड को उठाता है और अपने पहने कोट से साफ करने लग जाता है। वह तुरंत मिस्टर पटेल की तरफ देखते हुए कहता है, नो मिस्टर पटेल। इतना कह नीरज अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर पटेल की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर पटेल, मुझे नहीं पता आज सुबह उठकर अपने किसका मुंह देखा, लेकिन आप है वाकई बहुत लकी, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। नीरज की बात सुन मिस्टर पटेल उससे पूछते हैं, ऐसा क्यों नीरज जी? जिस पर नीरज कहता है, मैं आज आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने की कोशिश करूंगा जिससे आज तक कभी भी मैं भी नहीं मिला। अगर आप आज उस इंसान से मिल लिए तो आपका हमारी कंपनी के चेयरमैन यानी युवराज से मिलने का सपना पूरा हो जाएगा। उन्हें नीरज की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह यह सोच भी नहीं सकता था कि नीरज के हाथ में जो कार्ड है वह युवराज आरव सिंह का है। वही उस लड़की को भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि वह किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसे इतना तो जरूर पता चल गया था कि जिस इंसान ने उसे यह कार्ड दिया है वह जरूर कोई महत्वपूर्ण आदमी होगा। वह मैनेजर तुरंत उस लड़की की तरफ देखते हुए उसे कहता है, आखिर वह इंसान कहां पर है जिसने तुम्हें यह कार्ड दिया? मैनेजर की इस बात को सुन वह लड़की कहती है, सर, वह अभी शोरूम में बैठे हैं। उसे लड़की की बात सुन नीरज तुरंत कहता है, मुझे अभी के अभी उनके पास ले चलो। नीरज की बात सुन वह लड़की तुरंत अपनी गर्दन को हिला देती है। फिर नीरज और मिस्टर पटेल तुरंत उस लड़की के पीछे पीछे अंदर से होकर तुरंत शोरूम में आ जाते हैं। वह लड़की इधर उधर देखते हुए आरव को खोजती है। फिर जैसे ही उसकी इंजर काउंटर के पास बैठे आरव पर जाती है तो वह नीरज की तरफ देखते हुए उंगली से इशारा करते हुए कहती है, सर, वह रहे वो इंसान जिन्होंने मुझे यह कार्ड दिया था। अचानक से शोरूम में काम करने वाले सभी लोग मैनेजर को देखते हैं तो तुरंत अपनी गर्दन झुकाकर उनका अभिवादन करते हैं, लेकिन नीरज और मिस्टर पटेल उनको नजरअंदाज करते हुए आरव की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। वही शोरूम का आज पूरा स्टाफ नीरज को इस तरह से हड़बड़ाता देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्होंने आज तक कभी भी नीरज को इस तरह से घबराते हुए नहीं देखा था। नीरज तुरंत आरव के पास जाते हैं और अपनी गर्दन झुकते हुए कहते हैं, युवराज का स्वागत है। इस समय आरव अपने फोन में लगा हुआ था। अचानक से नीरज की आवाज सुन वह अपने गर्दन उठाकर ऊपर देखा है और वह नीरज को देखते ही पहचान गया था कि यही शोरूम का मैनेजर है। एक नाग राजा बनने के बाद उसकी याददाश्त पहले से कई गुना ज्यादा तेज हो गई थी। उसने पहले ही अपने बड़े भैया से कहकर अपने कंपनियों में मौजूद कम करने वाले सभी लोगों की जानकारी ली थी और यह सारी जानकारी उसके दिमाग में एकदम कंप्यूटर की तरफ फीड थी। उसको देखकर आरव मुस्कुराते हुए कहता है,
अरे नीरज जी कैसे हैं? नीरज को विश्वास नहीं हो रहा था कि पूरे सिंह ग्रुप का चेयरमैन होने के बावजूद उनको उसके जैसे छोटे से मैनेजर का नाम कैसे पता है। आरव भी समझ गया था कि मैनेजर क्या सोच रहा है, लेकिन उसने ज्यादा परवाह नहीं की। तभी आरव की नजर पीछे खड़े मिस्टर पटेल पर जाती है। वह उन्हें पहचान नहीं पा रहा था।